तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारा चेहरा कितना लंबा है ना? मैंने कभी तुम्हारे जैसा बेशर्म नहीं देखा। पैंगबो ने उसकी हथेली को दूर धकेला, उसकी ओर देखा और तीनों सुगंधित फल एक तरफ रख दिए। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ली झांगकिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उदास चेहरे के साथ कहा, हम सहपाठी हैं। हम एक साथ एक अजीब दुनिया में आए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब सबको बहुत भूख लगी है, इसलिए अगर हमें कुछ खाने को मिले तो सबको बांट देना चाहिए। मुझे मत बताना कि तुम अकेले खाना चाहते हो। पाह, अभी भी तुम में ऐसी बातें कहने की हिम्मत है। पैंगबो ने व्यंग्य किया, वह कौन था जिसने कांस्य ताबूत में छिपकर चॉकलेट खाई थी? उस समय तुमने हर कोई शब्द क्यों नहीं सोचा? अब तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम सब धर्मी हो। मुझे घिन मत करो। तुम्हें देखकर मुझे दैवीय मगरमच्छ जैसे सरीसृप को देखने से भी ज्यादा घिन आती है। एक तरफ हट जाओ, मैं तुमसे परेशान नहीं हो सकता। ली झांगकिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। उसने कुछ शब्द तर्क किए, लेकिन वह कमजोर और शक्तिहीन लग रहा था। हालांकि पैंगबो के शब्द बहुत ही स्पष्ट और उग्र थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके विचार पर्याप्त रूप से सावधानीपूर्वक नहीं थे। वह स्वाभाविक रूप से ली झांगकिंग के इरादों को जानता था। अगर उसे हिस्सा मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन अगर वह नहीं कर पाता तो ये पैंगबो और ये फैन को अलग थलग कर देता। आखिरकार यहाँ बहुत से लोग थे। अगर वह इन लोगों को कुछ नहीं देता तो वे निश्चित रूप से कुछ राय रखेंगे। मुझे खेद है सभी को। भिक्षु बहुत हैं और मांस पर्याप्त नहीं है। मैंने कुल मिलाकर केवल 5 फल ही तोड़े हैं। ये वास्तव में पर्याप्त नहीं है। यई का शरीर बहुत दुबला पतला है। मुझे लगता है कि उसे 2 देने में सभी को कोई आपत्ति नहीं है ना? पैंगबो ने भीड़ की ओर देखे बिना ही फलों को खुद ही बांट लिया। उसने कहा, झांग जीलिंग, मैं तुम्हें एक दूंगा। ये कहते हुए उसने उसे फेंक दिया और कहा, ये 5 फल मैंने और ये फैन ने तोड़े हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। पैंगबो ने चौथा फल सीधे ये फैन के मुंह में ठूंस दिया। 5वें चमकदार फल के लिए उसने उसका अधिकांश गूदा काट लिया। 5 फल ऐसे ही बांट दिए गए। लियू ही को थोड़ी असहजता हुई और उसने कहा, मैं इसका आधा ही खा सकता हूँ। चलो इसे सबके साथ बांट लेते हैं। वह ला लगे जैसे फल को वापस करना चाहती थी, लेकिन ये फैन ने उसे वापस धकेल दिया और कहा, चिंता मत करो। यहाँ वनस्पति घनी है। हम निश्चित रूप से बहुत सारे जंगली फल पा सकते हैं। पैंगबो ने भी उसे घूर कर देखा और उसे जल्दी से खाना खाने के लिए कहा, उसे मना करने नहीं दिया। वह जानता था कि यह फल कोई साधारण फल नहीं है। इसे खाने के बाद ऊर्जा और थकान दोनों महसूस होती है। इसके और भी फायदे होंगे जो उसे नहीं पता था। लेकिन लियू ही थोड़ा शर्मिंदा हुआ और चारों ओर देखने लगा। ये तुम बहुत दयालु हो। यह नहीं चलेगा। पैंगबो ने धीमी आवाज में कहा, उनमें से कई लोगों की बाहों में चॉकलेट है, लेकिन किसी ने भी इसे सभी के खाने के लिए नहीं निकाला। ये देखकर कि ये फैन ने भी उसकी ओर सिर हिलाया, लियू यही ने फिर मना नहीं किया। मेरे पास अभी भी कुछ चॉकलेट हैं। चलो उन्हें आपस में बांट लेते हैं। उस समय लियू युंजी अचानक आगे बढ़ी और सभी को बांटने के लिए चॉकलेट के कुछ बैग दिए। भाड़ में जाओ। उस समय पैंगबो बहुत गुस्से में था। यह उसके चेहरे पर एक नंगा तमाचा था। उसे इससे इतनी नफरत थी कि उसके दांतों की जड़ें खुजलाने लगी थी, लेकिन वह केवल चेहरे पर इस अदृश्य तमाचे को ही सहन कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह कूद भी जाता तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता था, जैसा कि युंजी से उम्मीद थी। ली चांगकिंग ने चॉकलेट का एक टुकड़ा छीलकर अपने मुंह में ठूंस लिया। साथ ही वह पैंगबो और ये फैन को देखना नहीं भूला। केवल जब हम एक साथ परीक्षण और क्लेश से गुजरते हैं, तभी हम किसी व्यक्ति के दिल को देख सकते हैं। लियू युंजी का अनुसरण करने वाली महिला छात्रा ने भी यही कहा। इससे पैंगबो का चेहरा और भी शर्मिंदा हो गया। उसने धीमी आवाज में डांटा, उसने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? अब जब पहाड़ पौधों से भरा है तो हम निश्चित रूप से जंगली फल पा सकते हैं। चॉकलेट अब किसी काम की नहीं रही। अभी अभी उसने इशारे में इसे बाहर निकाला है। भाड़ में जाए उसे। एक लंबी यात्रा घोड़े की सहनशक्ति का परीक्षण करती है और समय एक व्यक्ति के दिल को प्रकट करता है। भविष्य में जब हम बाहरी दुनिया में जाएंगे तो यूजी आपका पीछा करेगी। ली चांगकिंग ने जानबूझकर ऐसी अभिव्यक्ति की, फिर आह भरी और कहा, वह पैंगबो और ये फैन पर एक दो बार नजर डालना नहीं भूला। पैंगबो इतना क्रोधित था कि वह लियू युंजी को घसीट कर ले जाना चाहता था और उसे अच्छी तरह पीटना चाहता था, लेकिन भीड़ की चौकस निगाहों के सामने वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। सभी ने दूर स्थित पहाड़ की आकृति और भूभाग को देखा और एक दिशा निर्धारित की। उनका मानना था कि यदि वे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वे कम से कम समय में इस पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मानव निवास वाले स्थान पर पहुंच सकेंगे। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सभी लोग पहाड़ से नीचे उतरे और पहाड़ी जंगल में प्रवेश किया। वे सावधानी से आगे बढ़े। जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए हर किसी के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। आखिरकार भगवान का अवशेष लगभग बेकार था। हालांकि आधे दिन तक चलने के बाद भी उन्हें कोई चूहा या पक्षी तक नहीं दिखा। बड़े खूंखार जानवर की तो बात ही छोड़िए। ये वास्तव में एक निषिद्ध क्षेत्र है। यहाँ तक कि पक्षी भी यहाँ शौच नहीं करते हैं। ली चांगकिंग ने खुद से कहा। पैंगबो ने उपहास किया, तुम्हें खुश होना चाहिए। यदि तुम्हारा सामना किसी बड़े क्रूर जानवर से होता तो तुम निश्चित रूप से ऐसी जगह भागने की प्रार्थना करते जहाँ एक पंख भी न हो। पहाड़ी क्षेत्र हरा भरा और हरियाली से भरपूर था और सभी लोग बहुत सारे जंगली फल तोड़कर लाते थे, जिससे भोजन की समस्या अस्थायी रूप से कम हो जाती थी। हालांकि जब आसमान में अंधेरा छा गया तब भी वे पहाड़ के जंगल से बाहर नहीं निकले। अंतहीन पहाड़ी क्षेत्र का कोई अंत नहीं था और एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद दूसरा पहाड़ होगा। क्या यह हो सकता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? क्या यह हो सकता है कि हम पहाड़ी जंगल की गहराई में जा रहे हैं? किसी को संदेह था, लेकिन अंत में सभी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। आसमान में अंधेरा छा चुका था और सभी के पास पहाड़ के जंगल में ही रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अगले दिन आगे बढ़ने का फैसला किया। यह एक बेचैन रात थी। आधी रात को सभी ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ सुनी।
यह आवाज बहुत ही शोकाकुल और तेज थी और इसके साथ लोहे की जंजीरों की खनकती आवाज भी थी, जिससे सभी को सिर से पैर तक ठंड का एहसास हो रहा था। इस उदास पहाड़ी जंगल में ये वास्तव में डरावना था। यह एक क्रूर भूत की तरह था जो बेड़ियों से जूझ रहा था, और उस तरह की आवाज ने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। ऐसा लगता है जैसे यह आवाज निश्चित प्राचीन भूमि के रसातल से आ रही है। कई लोग डर से कांप रहे थे क्योंकि वे दूरी पर 9 पहाड़ों द्वारा बनाई गई विशाल खाई की दिशा में देख रहे थे। देर रात को पेड़ों की परछाइयां नाचने लगी और प्राचीन जंगल हवा में भूतों की परछाइयों की तरह डोलने लगा। दहाड़ और भी तेज हो गई और इससे पूरा पहाड़ थोड़ा सा कांप उठा। आसपास के पेड़ भी लगातार हिलने लगे और कई पत्तियां सरसराहट करती हुई नीचे गिर गईं। प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि के रसातल से एक भयानक ठंड फैल गई, जिससे हर कोई सदमे से अभिभूत हो गया। किसी को पता होना चाहिए कि वे पहले से ही उस जगह से बहुत दूर थे, फिर भी वे अभी भी इस भयानक आभा को महसूस कर सकते थे। ये वास्तव में भयानक था। क्लैंग क्लैंग। अंधेरी रात में तेज कंपन की आवाज बहुत दूर तक गूंज रही थी, मानो कोई विशाल राक्षस धातु पर हथौड़ा मार रहा हो, जिससे पहाड़ी जंगल भी उसके साथ हिल रहा हो। हर किसी के चेहरे पर एक ही समय में भाव बदल गए और वे एक ही बात के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। 9 विशाल ड्रैगन शव और प्राचीन कांस्य ताबूत रसातल में गिर गए। ये हो सकता है। इस तरह का सुस्त और शक्तिशाली प्रभाव ऐसा था जैसे कोई पीतल के ताबूत पर हथौड़ा मार रहा हो। इससे सभी को भयानक ठंड का एहसास हुआ और उनके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। वह क्या चीज है? बहुत से लोग बहुत हैरान थे और साथ ही वे बहुत भयभीत भी थे। कांस्य ताबूत रहस्यमय और अथाह था और अब भी कोई भी इसे समझ नहीं पाया है। आखिर ऐसा क्या था जो इसे हिला रहा था? ये जानना जरूरी था कि विशाल ताबूत ने सभी के हाथों में मौजूद देवताओं के अवशेषों से सारी दिव्य शक्ति को आसानी से अवशोषित कर लिया था। निश्चित प्राचीन भूमि, क्या इसका मतलब यह है कि यह आदिकाल से अस्तित्व में है? आदिकालीन युग, वह बहुत समय पहले की बात है। तब से किसी ने कभी यहाँ पैर नहीं रखा। क्लैंग क्लैंग। तेज आवाज बहरा कर देने वाली थी और हिंसक हथौड़े की आवाज और कांस्य ताबूत की कांपती आवाज पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। धरती कांप उठी और आसपास के पेड़ लगातार हिलने लगे। पत्तियां गिरकर हवा में घूमने लगी। दहाड़ क्रोध से भरी हुई थी और यह अधिक से अधिक शोकाकुल और भयावह होती जा रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि रसातल में वास्तव में क्या था। हमें आभारी होना चाहिए। अगर 9 ड्रैगन लाशें और कांस्य ताबूत रसातल में नहीं गिरते और उस चीज का ध्यान आकर्षित नहीं करते, तो मुझे डर है कि वह रात में बाहर निकल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सच भी हो सकता है। आखिरकार इस जगह को निश्चित प्राचीन भूमि कहा जाता था और यहाँ तक कि पक्षी और जानवर भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह जगह कितनी भयानक थी। यह एक खतरनाक जगह होनी चाहिए और यहाँ कुछ भयानक होना चाहिए। ऐसा कुछ जो आदिकाल से अस्तित्व में है। ये वास्तव में अकल्पनीय है। ऐसा लगता है कि वह भी उस रहस्यमयी कांस्य ताबूत के साथ कुछ नहीं कर सकता। सौभाग्य से यह ऐसा ही है। यह एक नींद रहित रात थी और कई लोग इसके बाद सो नहीं सके। बूम! अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। दूर पहाड़ों में रसातल में अचानक एक भयंकर भूकंप आया। अंतहीन काला कोहरा बाहर निकल आया और पूरी तरह से आसमान को ढक लिया। सभी तारे और चांद गायब हो गए और यह विशेष रूप से निराशाजनक था। गड़गड़ाहट। अचानक सारा काला कोहरा वापस रसातल में समा गया और आकाश में तारे अचानक चमक उठे। हालांकि सभी ने एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। वहां एक धुंधली छाया थी और ये बताना असंभव था कि यह कोई इंसान है या जानवर। ये सैकड़ों मीटर लंबी एक मोटी जंजीर लहरा रहा था और आसमान में दहाड़ रहा था। इसकी भयंकर शक्ति दुनिया को डराने के लिए पर्याप्त थी। इसे बहुत दूर से देखा जा सकता था और कोई कल्पना कर सकता था कि वे जंजीरें कितनी मोटी थी। दहाड़ इतनी तेज थी कि जंगल में मौजूद लोग लगभग बेहोश हो गए। लुढ़कती ध्वनि तरंगों ने उनके कान के पर्दों को चोट पहुंचाई। वह चीज बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधी हुई थी और उस पर बेड़ियां लगी हुई थी, फिर भी वह आकाश में नाच रही थी। उसकी भयंकर शक्ति अद्वितीय थी और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है। एक करुण गर्जना करने के बाद वह वापस रसातल में चला गया। क्लैंग क्लैंग। कांसे के ताबूत के टूटने की आवाज फिर गूंजी। क्या आप लोग सोचते हैं कि वह ताबूत के भीतर ताबूत खोलना चाहता है? ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार ताबूत पहले से ही खुला है और इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग हैरान और डरे हुए थे। आधी रात के बाद ही खाई शांत हुई। कोई और आवाज नहीं आई और सभी सो गए। अगले दिन सूरज आसमान में बहुत ऊपर चढ़ चुका था और सभी एक एक करके जाग गए। वे एक नदी के किनारे नहाए, खाने के लिए कुछ जंगली फल तोड़े और अपनी यात्रा जारी रखी। 2-3 घंटे चलने के बाद भी वे आराम करने के लिए नहीं रुके। उन्हें इस जगह से निकलने की जल्दी थी। ये प्राचीन निषिद्ध भूमि बहुत ही अशांत करने वाली थी और उन्हें रात होने से पहले इस क्षेत्र को छोड़ना था। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप आसमान में छाई हुई थी। सौभाग्य से छाया प्रदान करने के लिए पेड़ थे। जब वे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े तो किसी ने दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनी। जल्द ही हम रात होने से पहले इस निषिद्ध भूमि को छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। ये क्या तुम लोगों को दूर उस पहाड़ की चोटी पर कुछ इमारतें नहीं दिख रही हैं? वांग जिवेन ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। वह एक बहुत ऊंचा पहाड़ था और वह यहाँ से अभी भी काफी दूर था। उनके बीच कई पर्वत शिखर थे, लेकिन वे छोटे पहाड़ उसे रोक नहीं पाए। ये वास्तव में एक इमारत है और ऐसा लगता है कि यह निरंतर बनी हुई है। सभी के चेहरे पर तुरंत सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। वे निश्चित रूप से रात होने से पहले वहां पहुंच सकेंगे। ये लगता है वहां लाल मुकुट वाले सारस उड़ रहे हैं। क्या ये कोई अमर भूमि हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वहां अमर लोग हों? कुछ लोगों के विचार बहुत भिन्न थे और उन्होंने तुरंत पौराणिक अमर लोगों के बारे में सोचा। हर कोई अपनी गति बढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। सड़क पर उन्होंने 3 और 2 के समूह बनाए। कई लोग पहले से ही धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे और आबादी वाले इलाके में प्रवेश करने के बाद वे अलग होकर यात्रा करना चाहते थे।
इस समय ये फैन ने देखा कि लियू यई के साथ कुछ गलत हुआ था और वह दुखी थी, इसलिए उसने पूछा, यई क्या गड़बड़ है? वांग यान ने मेरी प्रार्थना की माला ले ली और मुझे वापस नहीं देना चाहता था। लियू यी को थोड़ा अन्याय हुआ था और वह थोड़ा क्रोधित भी थी। यह उसकी है। ये फिर से लियू युंजी का ही काम होगा। पैंगबो तुरंत क्रोधित हो गई। वांग यान लियू युंजी की सहपाठी थी और वह हमेशा ये फैन और पैंगबो को निशाना बनाती रही थी। ये सुनकर ये फैन ने कुछ नहीं कहा और बड़े कदमों से आगे बढ़ते हुए लियू युंजी, वांग यान और ली झांगकिंग को रोकते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, इसे सौंप दो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ली झांगकिंग ने बिना कोई कमजोरी दिखाए पूछा। बकवास कम करो, प्रार्थना की माला सौंप दो। ऐसा नहीं था कि ये फैन को गुस्सा नहीं आता था, बस वह हमेशा उसे नियंत्रित रखता था। एक बार जब वह क्रोधित हो जाता तो ये बहुत डरावना होता। ओह, आप इस मामले के बारे में बात कर रहे हैं? वांग यान ने बताया, मैं बस इसके साथ खेल रहा था और फिर मुझे लगा कि मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे यी के साथ बदलने के लिए अपनी घंटी का इस्तेमाल किया। ये फैन ने अपना सिर घुमाकर लियू यी को देखा। इस समय अन्य लोग भी रुक गए और अपना सिर घुमाया। मैंने मैंने उसके साथ आदान प्रदान नहीं किया। उसने प्रार्थना की माला छीनने के बाद जबरदस्ती घंटी मेरे हाथों में थमा दी। लियू यी को बहुत अन्याय महसूस हुआ और सभी की निगाहों के सामने वह थोड़ी असहज, नाजुक और दयनीय लग रही थी। ये आप ऐसा नहीं कह सकते, ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जो आदान प्रदान करने के लिए तैयार थे। वांग यान ने कहा, उसे दे दो। मैं अब और बकवास नहीं कहना चाहता। इस समय ये फैन ने अपनी नजर लियू युंजी, वांग यान और ली झांगकिंग पर घुमाए और कहा, अभी मेरे पास अब कोई धैर्य नहीं है। मैं भागने वाला हूँ, कोई गलती मत करना।